writing approach, maximum marks, minimum marks. Paper 2, syllabus was thermodynamics, electrochemistry, chemical kinetics, phase equilibrium. Just opposite to first test. In first test, there are 3 small topic, 2 large topic, and here 3 big topic, 1 small topic. And highest marks in paper 1 was 161, average marks 107. Okay? In paper 2, highest marks 144. 144 is highest and average is as low as 67. 2 कॉपी कल रात में 1 कॉपी और चेक हुआ है, उससे एवरेज और कम ही होगा, उनको भी शायद 20-22 नंबर ही है। ठीक, तो एवरेज और कम होगा, बट टिल डेट एवरेज इज 67 मार्क्स। पेपर वाज इजी, पेपर वाज सो इजी, only missing thing was understanding and unit in numerical। परेशान हम हो गए हैं आप लोगों से। यूनिट, आप अगर यूनिट इज बेसिक ऑफ साइंस एंड इफ यू आर वीक इन दी बेसिक, तो चाहे आप हिंदी ऑप्शनल लो या हिस्ट्री ऑप्शनल लो, आपको वही होगा। आपको कुछ स्टूडेंट को छोड़ के अगर आप चेक करें तो आपको हर क्वेश्चन में जीरो नहीं है, जीरो बहुत कम क्वेश्चन में है। दैट मीन्स इनपुट तो है बट इनपुट इज नॉट एडिक्वेट, सिली मिस्टेक। और ये तो आपको हिंदी में भी होगा, हिंदी में आप सब कुछ अच्छा लिख देंगे, हर्षिकार, दीर्घिकार, चंद्र बिंदु, अर्ध बिंदु, इसमें आपका नंबर जो है 10 में 4 हो जाएगा, टोटल आपका 200 हिंदी में भी आएगा। हिस्ट्री में आप डेट में मिस्टेक करेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि हर क्वेश्चन में जी तो आ गया, तब आपको है कि हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा। बट आप तो केमिस्ट्री को अच्छे से समझ रहे हैं भाई, नहीं समझ रहे हैं तो आप इतना बड़ा बात कैसे लिख रहे हैं, जो कि हमको भी इनलाइटमेंट दे देता है कभी कभी कि अरे भाई ये तो हम भी नहीं पढ़े थे कि ऐसा भी होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज डायरेक्ट, दैट इज derive Clapeyron equation, give it significance। Some student writing the Clapeyron equation and deriving the Clausius-Clapeyron equation, और वो समझ रहे हैं कि हमको 8 नंबर आएगा, हम तो उसमें जीरो देंगे। आप भी हैं उसमें से, हाँ। तो डेरिवेशन ऑफ Clapeyron equation, यू हैव टू डिराइव द Clapeyron equation। आपको तो सिंपल सा वर्ड में लिखना है भाई, इतना है नहीं। Clapeyron equation गिव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशन ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट कैन बी डिराइव्ड बाय टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज whenever alpha and beta phase are at equilibrium, then essential condition for equilibrium is that mu alpha is equal to mu beta। But by definition, chemical potential is molar free energy। To maintain the equilibrium, change must be equal। That's why dgm alpha must be equal to dgm beta। Put the value of vdp minus sdt, you will get the Clapeyron equation। सॉल्यूशन में डिराइव्ड है, आप देख लीजिए। डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी ट्रांजिशन, डेल्टा वी एम ट्रांजिशन। सिग्निफिकेंस आप लिखने में हमेशा गलती कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है लिख दें। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ Clapeyron इक्वेशन?
It gives variation of transition temperature with pressure. फर्स्ट, सिंपल सी बात है. सेकेंड, it provide idea about that phase transition leads to expansion or contraction through the sign of transition curve, slope of transition curve. If dp by dt is positive, time transition is greater than 0 and phase transition leads to expansion. Phase transition leads to expansion. ठीक, that is sulfur rhombic to sulfur monoclinic. अगर याद है तो dp by dt is negative, then delta vmt less than 0. That is phase transition leads to contraction. Third, it may be integrated for liquid vapor and liquid and solid vapor equilibria. That integrated form is called as Clausius-Clapeyron equation. वो तो आपको लास्ट में जो लिखना था वो आप पहले लिख दिए. क्वेश्चन अच्छा था, मैक्सिमम मार्क्स 8 मिल सकता है इसमें. आपको क्या आया? 6.5. सिग्निफिकेंस में नंबर कटा है. नाउ कैलकुलेट द सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रेंजली सॉलेबल सॉल्ट CaF2 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. था कि नहीं? सब सही किए हैं. लास्ट में जाके आपको क्या हो गया भाई? सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर. आप तो मोल मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट. निकाल रहे हैं ना भाई? हाँ, लाइट ईयर में निकालिए. कौन मना किया है? अच्छा नंबर दे देंगे. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप जो है सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट का डेफिनेशन नहीं जान रहे हैं. आप उसको दे नहीं रहे, डिफाइन नहीं कर रहे. सबसे पहला काम है सॉलेबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज आयोनिक प्रोडक्ट. आयोनिक प्रोडक्ट of sprangely soluble salt at 25 degrees centigrade. At 25 degrees centigrade, it is expressed in the terms of mole per liter to the power n. For example, mx ay x m plus y a minus x, then solubility product Ksp is equal to m plus y power x into a minus x power y. Solubility product is directly related to solubility, that is x power y, x into s, y into s, where s is a small solubility, that is Ksp is equal to 4 x power x, y power y, s power x plus y. Solubility product may be determined by molar conductance measurement. मुद्दे पे आ रहे हैं. That is kappa by C. For the sprangely soluble salt C, solubility can be taken as concentration kappa by S. ये आपको कर देना था यहां तक. उसके बाद आपको
मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ गई है। मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू क्या है? 200 इंटू 10 पावर माइनस 4 साइमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। यहां पे अगर छोटा सा लिख भी देते कि कोहरांच लॉ से आया है, अच्छी बात थी, ना लिखे कोई बात नहीं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 0.20, क्या क्या था? नहीं, 4.05। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ CF2 इज इक्वल टू solution minus cup of water, that is equal to 4.05 into 10 power minus 4 Siemens per meter। आप यूनिट तो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। solubility is equal to 4.05 into 10 power minus 4 divided by 200 into 10 power minus 4, that is Siemens per meter, Siemens meter square per mole, or that is equal to 0.2024 mole per meter cube। आप इसी को 4s क्यूब कर दिए हैं। That is not solubility product। Now that is solubility is equal to 0.2024 into 10 power minus 3 mole per liter। Now 4s cube अब आएगा, that will be 3.7 into 10 power minus 11 is the answer। तो आप ऐसे कैसे कर देंगे? डिफाइन एक्टिविटी, एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, इसमें हम 8 नंबर तक दिए हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है। डिफाइन एक्टिविटी, एक्टिविटी कोफिशिएंट एंड मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। आप कर सकते हैं कि नहीं? एक्टिविटी इज डिफाइंड एज actual contribution of solute to the property of solution, it is proportional to concentration। ठीक, आप कर सकते हैं, आप किए भी है, बट इसमें मैक्सिमम 3 नंबर ही दे सकते हैं। ठीक, इसलिए ज्यादा। एक तो और भी चीज है, आप 5 नंबर में इतना लिख रहे हैं कि लग रहा है कि डीएम को 5 नंबर में ही बनना है। डीएम बन गए, इसमें तो पूरा लिख दो, जितना जानते हो सब लिख दो 5 नंबर में। अब 15 नंबर में शुरू होते ही बंद हो जा रहे हैं। तो आप ऐसा करिएगा तो प्रॉब्लम होगा। आपको टेस्ट 1 में भी ये बात बताए थे कि आप 5 नंबर में, 2.5 नंबर में आप एमओ डायग्राम दे रहे हैं, कहां से आप कर पाएंगे पेपर? लेड एसिड बैटरी, आपको डायग्राम देना था 2.5 नंबर का, 2.5 नंबर का रिएक्शन था। इट इज नॉट ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट इज ए बैटरी। सम पीपल गिवन डायग्राम लाइक दिस। व्हाट इज दिस? ये लेड स्टोरेज बैटरी है। बैटरी इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल अरेंजमेंट ऑफ सेल। आप सेल बना दीजिए ना। डिफाइन केमिकल पोटेंशियल, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, डिड्यूस इक्वेशन फॉर वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, 5 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। आप कुछ भी लिखने के बजाय आप डेफिनेशन क्यों नहीं लिखते? आप कुछ भी लिखना शुरू हो जाते हैं, ये आदत आप छोड़िए। साइंस है। केमिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज
change in free energy with change in concentration of a particular component at constant temperature and pressure, where composition of all other component is constant. It is partial molar free energy. It is partial molar free energy. बहुत बड़ी बात जो कोई नहीं लिखा, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि थर्मोडायनेमिक जब हम लोग स्टार्ट हुए थे तो हम लोग कहते थे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन, आज उसको हीरो बना लिए जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जूल पर मोल, कैलोरी पर डे मोल। बस इंट्रो, what is chemical potential, what is A, what is B, आप इसमें बस तीन ही चीज आपको बताना है, डेफिनेशन बताना है, उसकी प्रॉपर्टी बताना है, उसका यूनिट बताना है, और क्या होगा भाई? सिग्निफिकेंस, इट रिप्रेजेंट contribution to free energy by a single component in a multi-component system. In other words, it represents activity of a particular component in a multi-component system. Further, significance can be understood by its variation with temperature and pressure. टेम्परेचर से वेरिएशन दे दीजिए, वो क्या दे रहा है? मोलर एंट्रोपी। प्रेशर से वेरिएशन मोलर वॉल्यूम, है कि नहीं? बस हो गया 10 मार्क्स का। 6 नंबर तक हम इसमें दे सकते हैं। Now, the third law of thermodynamics states impossibility justify this statement. रेजिडुअल इंट्रोपी तो कतई नहीं इसका आंसर है, बिकॉज रेजिडुअल इंट्रोपी फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, at absolute 0 Kelvin temperature where all molecular motion stop, the entropy of a perfectly crystalline substance become 0. Entropy, statistical entropy is equal to R ln W, where W is number of arrangement. For a perfectly crystalline substance, W is equal to 1, so Sm is equal to 0. Residual entropy is justification of third law, not impossibility. Impossibility क्या है? It explains in impossibility because it contradicts two important aspects of quantum mechanics. That is, according to quantum mechanics, 0 point vibrational energy is equal to half hν. ZP, 0 point energy. So even at 0 Kelvin temperature, system is vibrating with a non-zero energy. That means system is random. Then how entropy will be 0? Okay. Second, Heisenberg uncertainty principle. According to Heisenberg uncertainty principle, it is impossible to locate a subatomic particle
exactly at exact position having exact momentum in a simultaneous operation. There always exists uncertainty in position and momentum, and this uncertainty is greater than h cross by 2. If randomness is equal to 0, then delta x becomes 0 and delta px become infinity, which is never possible. Never possible. Along with above two limit, above two contradiction, it also contradicts Carnot cycle, second law of thermodynamics. According to which efficiency of Carnot cycle is 1 minus T2 by T1. At 0 Kelvin temperature, efficiency must be equal to 1. Efficiency must be equal to 1, which is never possible. So 0 Kelvin temperature itself is doubtful. बस जो अगर ये दे देता हम उसको 8 नंबर दे देते, जो ये नहीं भी दिया है हम उसको भी 7 नंबर दिया है. बट सर्टेनली रेजिडुअल एंट्रोपी तो नहीं हो सकता भाई. ये कैसे होगा रेजिडुअल एंट्रोपी? डिटरमाइन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ फेज एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फॉलोइंग सिस्टम. ऑल स्टूडेंट हैव डन. जो भी अटेम्प्ट किए हैं उनको मार्क्स मिला है. ठीक, जिनको नहीं मिला है, जिनका गलती हुआ है, वो एक बार सोल्यूशन से चेक कर लेंगे. इसमें कोई ऐसा राइटिंग था नहीं, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे देना था, फेज डिफाइन कर देना था, नंबर ऑफ कंपोनेंट डिफाइन कर देना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन कर देना था और गिब्स फेज रूल दे देना था. बस ठीक, इसमें हम 15 नंबर तक दिए. ठीक, आपको कितना आया? 14, 15 तक दिए. केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम से प्रॉब्लम आ सकता है. इसमें आपने सही किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट सही किए हैं. लास्ट मोमेंट में गलती हो गया है, बट मैक्सिमम लोग सही किए हैं. बस स्टार्टिंग इसका ये करना था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln q, where q is equal to partial pressure of Hi whole square, partial pressure of H, partial pressure of I, which at equilibrium become P square Hi PH2 Pi2 at equilibrium. At equilibrium, since delta Ng is equal to 0, therefore Kp equal to Kc equal to Kx equal to K equilibrium. That's why equilibrium can be expressed in the terms of concentration. That is, Kp is equal to Hi whole square upon H2 into I2. बस फर्स्ट केस हमारा था 4x स्क्वायर 1 माइनस x 3 माइनस x. सेकेंड केस हमारा था Kp प्राइम इज इक्वल टू 4y स्क्वायर 3 माइनस y
3 minus y, because 2 additional moles are added, H2. Now Kp remains same, Kp must be equal to Kp prime, and therefore 4x square 1 minus x, 3 minus x must be equal to 4y square, 3 minus y whole square. But according to condition is 2y is equal to 4x, है कि नहीं? डबल बन रहा है, बस y is equal to 2x. Put the value and solve. You get x is equal to 3/4. पुट कर दीजिए Kp is equal to 4. सबका सही है, मोस्टली स्टूडेंट का सही है, थोड़ा कुछ स्टूडेंट हैं लास्ट में कैलकुलेशन एरर हो गया। 7 नंबर तक देंगे, 6 से 7। What is first order reaction? Deduce an equation for first order reaction and show that half-life period is independent of initial concentration of reactant. सब लोग किए हैं, but it is a open question. ठीक, a first order reaction, introduce first order reaction. ठीक, rate law, derive the rate law, give the exponential decay, give also a straight line curve, give slope of a straight line curve. ठीक, यहां तक आपका हो गया। ठीक, thereafter lifetime, ठीक, half life, define the half life, put the value, determine the half life, t half is equal to 0.693 upon k, that is half life is independent of concentration. ठीक, एडिशनली कंप्लीटेशन टाइम दे देते। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट। ठीक, T99.9% कैन बी टेकन एज नियरली कंप्लीटेशन विच इज 10 times T हाफ, डिराइव करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर ये सब आप पूछे रहते या थोड़ा नंबर बढ़ा देते तो हम ये सब भी दे देते आपको। ठीक, एग्जाम्पल, जब भी आपसे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर हम क्लास में नहीं लिखवाते हैं एग्जाम्पल, एलिमेंट्री रिएक्शन सबका एग्जाम्पल लिखवाए हैं, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। ठीक, सेकेंड ऑर्डर विथ 2 रिएक्टेंट, सभी का हम लिखवाए हैं एग्जाम्पल। ऑल न्यूक्लियर रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, first order reaction. Third, adsorption of gas at the surface of solid at low pressure, first order. Enzyme substrate reaction at low concentration of substrate, first order. न्यूक्लियर दे दिए, नॉर्मल केमिकल रिएक्शन दे दिए, सरफेस रिएक्शन दे दिए, बायोकेमिकल रिएक्शन दे दिए, चारों फील्ड का एक एक एग्जाम्पल दे दिए। ठीक, तो ये आपका 20 नंबर का था। ठीक, 12 से 14 नंबर मैक्सिमम। Provide briefly qualitative account of different forces which influence the speed of ion in solution of strong electrolyte moving under externally applied electric field. सबका सही है। कुछ बच्चे इसमें आयन पेयर फॉर्मेशन भी दे दिया। आयन पेयर फॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड टू स्पीड। कभी उसमें हम लिखवाते समय लिखवाए कि आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीजेज या इंक्रीजेज, नहीं। सिंपल सी आयन पेयर इज ए न्यूट्रल, दैट्स व्हाई इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिसिटी, नो रिलेशन टू आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी इज ओनली अफेक्टेड बाय asymmetry effect, electrophoretic effect। ठीक, 6 मार्क्स क्वेश्चन, 10 था बट मार्किंग मैक्सिमम 60, प्योरली थियोरेटिकल। ऐसे कैसे करते हैं कि सेट इसमें 6 मिल सकता है?
इसमें 6 मैक्स मिलेगा। हाँ, मतलब ये कैसे डिसाइड? थियोरेटिकल है, डायरेक्ट थियोरेटिकल है। वो क्या है, डायरेक्ट डेरिवेशन है, कोई उसमें नहीं। क्लैपिरॉन इक्वेशन, डेरिवेशन के साथ सिग्निफिकेंस भी है। नाउ calculate activity coefficient of Cu plus 2 NO3 minus ion in 2 millimolar solution of copper nitrate. Using this value, calculate the mean ionic activity coefficient, mean ionic concentration and mean ionic activity. Okay? Activity is defined as actual contribution of solute to solution. Now, activity coefficient can be determined by minus 0.509 Zi square I power half, where Zi is charge, I is ionic strength. Ionic strength is equal to half of the summation Mi Zi square. अब मुद्दे पे आ जा रहे हैं, क्योंकि 10 नंबर का है, काफी क्वांटिटी है, हम समय बर्बाद नहीं करेंगे. दैट इज Cu प्लस 2 प्लस NO3 माइनस, दैट इज M 2M 4 2 4 1 Z square Zi square. Therefore, I is equal to half of 4m plus 2m divided by 2, that is 3m, or that is equal to 6 into 10 power minus 3 molar. बस अब आ जाएगा कि नहीं. कॉपर का एक्टिविटी कोफिशिएंट Cu plus 2 0.6955, NO3 minus 0.9136. Mean activity gamma plus minus is equal to gamma Cu plus 2 gamma NO3 minus whole square power 1/3, or gamma plus minus is 0.83 approximately. By using this we can calculate activity of copper, activity of nitrate ion. Okay? Most of a student not attempted this. थर्ड क्वेश्चन को, ये सेकंड क्वेश्चन को कम लोग अटेम्प्ट किए थे. 70 मार्क्स का. हाँ, ये 70 मार्क्स का हो गया था एक मिस प्रिंट के कारण. ठीक, एक मिस प्रिंट के कारण हो गया था. वो दोनों जो 20-20 नंबर के थे वो 10 नंबर का था, बट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था और जो फेज वाले थे. 8वां 60 मार्क्स का होगा ये लास्ट क्वेश्चन. नहीं, उसको तो सही करवा दिया था. फेज डायग्राम बनाना है. ठीक, इसमें गलती हो गई थी, इसमें गलती हो गई थी. 28 मोल परसेंटेज ऑफ बी हटा के वो 40 होगा. From the following data, X form two compound X and Y. X melts at minus 49.5 degree, 40 mole percent B. ठीक, इसमें आपको फेज डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना हो जाएगा.
In the experimental determination of ionic mobility of K plus ion, the boundary moved 38.7 millimeter in 20 minutes when a steady current of 1.82. Capital M in electrochemistry always indicate milli, not mega. Okay? We ignore half a small m because a small m is reserved for molality of solution, and in electrochemistry we generally use molality. Okay? आयोनिक मोबिलिटी को डिफाइन कर दीजिए, बता दीजिए। डेल्टा आयोनिक मोबिलिटी ui इज इक्वल टू vi अपॉन डेल्टा फाई बाई डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। vi डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन, vi is equal to 38.4 into 10 power minus 3 meter divided by time, that is 1200 seconds. 1200 seconds, that is equal to 3.255 3.225 into 10 power minus 5 meter per second। दो तीन वैल्यू हमको लेना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो उस आंसर को, पार्शियल आंसर को अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर, डेल्टा फाई इंटू जी, बगल में हमेशा G इज इक्वल टू 1 बाई आर। I is equal to delta phi kappa by k, that is G is equal to kappa by k, or that is equal to I is equal to delta phi kappa L A, ये that is L A, where K is equal to L by A. Okay? So delta phi by L is equal to kappa A into ये I upon kappa A. Okay? Now you can determine ampere is equal to coulomb per second. Okay? That is I is equal to 1.62 into 10 power minus 3 coulomb per second. That is kappa is equal to क्या क्या था कप्पा 1.38 इंटू नहीं 0.278 that is Siemens per meter into area 3.14 into point into point 2.073 into 10 power minus 2 whole square pi r square। मिलीमीटर में था या सेंटीमीटर? मिलीमीटर। और that is potential gradient 480 volt पर मीटर। अब निकाल लीजिए, इतना आसान आपको 15 नंबर में था। निकाल के इनफैक्ट इट इज मूविंग बाउंड्री मेथड टू कैलकुलेट द
सी शायद ही कोई स्टूडेंट छोड़ा है अगर थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। सिंपल स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, नो अदर फैक्ट्स आर गिवन। ठीक, नाउ पीवी प्लस 2, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलत कर गए रिएक्शन देखने में। इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पीवी प्लस 2। ठीक, एंड Cl माइनस टू Cl2, ये क्या होगा? ये भी ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन है। ठीक, तो हमको क्या करना था? एनोडिक रिडक्शन, एनोडिक रिडक्शन इज इक्वल टू पीवी प्लस 2e electron that gave PV solid. Cathodic reduction, that is Cl2 plus 2 electron that gave Cl minus. Now cell reaction is cathodic reduction minus anodic reduction. Therefore Cl2 minus Pv plus 2, that is 2Cl minus Pv solid, or that is Pv solid plus Cl2 that gave Pv Cl2. Process is this. Now इसका E निकालिए, E एनोडिक is equal to E naught PV plus 2 to PV minus 0.0591 by 2 log of 1 upon PV plus 2 concentration. E cathodic is equal to E naught Cl2 Cl minus 0.0591 by 2 log of Cl minus होल स्क्वायर। सेल पोटेंशियल निकाल दीजिए, नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि PbCl2 तो प्रेसिपिटेट बनाता है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो डेट इज दिस। पोलैरोग्राफी का क्वेश्चन था कि नहीं? डिफ्यूजन कोफिशिएंट यू हैव टू डिटरमाइन, दैट इज पोलैरोग्राफी इज ए वेरी यूजफुल इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक। Determination of diffusion coefficient is the exclusive use of polarography. It is based on Ilkovic equation for polarography using dropping mercury electrode. That is ID for which ID is equal to 607 n d power half m power 2 by 3 t power 1 by 6 Cv, where ID is limiting diffusion current in milliampere. Microampere, sorry, microampere. Right? Now, n valency of ion
D is diffusion coefficient in centimeter square per second. M is mass rate of flow of mercury in capillary, milligram per second. T is drop rate, drop fall rate, drop per second. Cv bulk concentration in millimoles per liter. Now, how to use the data in polarography? Cv is equal to 5 into 10 power minus 3 molar, that is equal to 0.5 millimole पर लीटर हो गया। ये ठीक हो गया ना। अब देखिए नाउ ड्रॉप रेट मास इज इक्वल टू मास रेट ऑफ फ्लो ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज टोटल ड्रॉप इज 25 ड्रॉप in 60 seconds into 0.075 gram divided by 20 ड्रॉप। 20 ड्रॉप का ये मास है। ड्रॉप कैंसल और डेट इज इक्वल टू 0.075 डिवाइडेड बाई 1200 ग्राम पर सेकेंड, और इसको जब हम चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 1.5 मिलीग्राम पर सेकेंड। चलिए ये भी आ गया। टी दैट इज 60 ड्रॉप। टोटल एक्सपेरिमेंट टाइम हमारा क्या था? 24 सेकंड। 60 ड्रॉप इन 24, that is 2.5 ड्रॉप पर सेकेंड। ये आ गया। इन सभी को बिना यूनिट का पुट करिए, बिना यूनिट का। That is diffusion coefficient is equal to ID upon 607 N T M power 2/3 T power 1/6 into CV। विदाउट यूनिट आपको पुट करना है। ठीक, टी का वैल्यू क्या है? ये है हाउ मेनी ड्रॉप्स। हाँ ये है द मास ऑफ 20 ड्रॉप कलेक्टेड वाज दिस। ठीक, द ड्रॉपिंग रेट वाज 24 ड्रॉप पर मिनट, मतलब 24 ड्रॉप डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, तो वो है ड्रॉप रेट टाइम 2.5 ड्रॉप पर सेकेंड, है ना। 60 ये जो है हमारा क्या 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 है? 24 ड्रॉप पर मिनट, है ना। 24 ड्रॉप पर मिनट है। ये लगता है उल्टा दे दिया है। 60 ड्रॉप 24 मिनट, ये टाइपिंग में एरर दे दिया। 60 ड्रॉप इन 24 सेकेंड, ये यहाँ पे एरर आ गया। ये है हाँ
60 ड्रॉप ये आ गया। यहां पे एरर था। आंसर इज 1.9 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। A perfect monoatomic gas is expanded reversibly and adiabatically at 300 Kelvin from a pressure 10⁻6 Pascal to 10⁻5 Pascal. What is final temperature? How much work done? 15 नंबर। पेपर 1 में भी हम डाले थे एक ऐसा, वहां भी हम कहे थे कि हम मूर्ख नहीं है जो 15 नंबर में 2 लाइन पूछ रहे हैं। इसमें है क्या भाई? इसमें है क्या? 2 लाइन का न्यूमेरिकल है। 15 नंबर का हम पूछे हैं। आपको डेरिवेशन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एडियाबेटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस विच टेक प्लेस अंडर नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। Now according to first law of thermodynamics, dq is equal to du plus minus dw for a system undergoing reversible. ठीक? Now du is equal to dw is equal to minus pdv for mechanical work, or that is for ideal gas minus nRT dV by V, or that is dt by T is equal to minus RCVM dV by V. Now by using this derive the relation T V power gamma minus 1 is equal to constant. Put the value of V is equal to nRT by P. Then derive the relationship T power gamma P power 1 minus gamma. 1 minus gamma is equal to C, or T2 by T1 is equal to P1 by P2 power 1 minus gamma by gamma. Take, then put the value and determine. Final temperature is 119.43 to Kelvin. Reversible work is determined. The rate constant for a first order reaction is given by K1 is equal to 5 into 10 power 13. 5 into 10 power 13 exponent minus 10 power 6 upon RT, ये था। Determine the entropy of activation, ठीक? Enthalpy and entropy of activation। क्या करना था? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। A star product। Now for this K2 is equal to RT N naught H K equilibrium is equal to exponent minus delta G naught upon RT need a full derivation
that is delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught, और that is equal to delta E naught। बस यहीं पे आपको ध्यान देना था, यहीं पे बस ध्यान देना था। यस, फॉर यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन डेल्टा Ng is 0, दैट्स वाई डेल्टा G नॉट। अब आप इस पेपर के 3 क्वेश्चन कर सकते थे। माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक, बात क्लियर है ना? नाउ पुटिंग द वैल्यू we get K2 is equal to RT N naught H e power 1, sorry, that is exponent delta S naught by R exponent minus delta E naught RT, that is, अभी भी नहीं हुआ, ठीक। नाउ ln K2 is equal to ln RT N naught H plus delta S naught by R minus delta E naught by RT, taking derivative d ln K2 by dt is equal to, ये क्या आ जाएगा, ln t का डेरिवेटिव 1 by t प्लस डेल्टा E नॉट by RT square, but this quantity is according to ACT it is EA upon RT square is equal to 1 by T plus delta E naught upon RT square, which give EA is equal to RT plus delta E naught, or delta E naught is equal to EA minus RT, take, putting the value finally we get, putting the values finally we get K2 is equal to RT N naught H exponent delta S naught by R, ठीक, into e power 1 exponent minus EA by RT, ठीक। आपको क्या कैलकुलेट करना था, डेल्टा एस आ जाएगा -45 पॉइंट समथिंग, इसका है -45 या -45 आगे वाले का है, नहीं इसका है 8.994, एक स्लाइटली पॉजिटिव। यहां पे लिख भी देना चाहिए था कि एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन इज जनरली नेगेटिव, but in this unimolecular reaction it is slightly positive, maybe it is decomposition reaction, maybe it is decomposition reaction हो सकता है,
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू ई ए माइनस आर टी। ठीक, ई ए इज इक्वल टू 1000 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक, बात क्लियर। तो हम लोग इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7B, discuss the transition state theory for unimolecular reaction। सब डिराइव किए हैं, सब लोग किए हैं ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट सबका गलत है, बिकॉज दे डिराइव फॉर A plus B। इट इज यूनिमोलेकुलर। इसके पहले आपको हम करवाते थे कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलेकुलर का भी प्रैक्टिस करवाए हैं क्लास में, और बुक में जनरली बाई मोलेकुलर का होता है। यूनिमोलेकुलर साफ साफ लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में। ठीक, यूनिमोलेकुलर हमने लिखवाया है, तो आपको यूनिमोलेकुलर का ही करना चाहिए था, ना कि बाई मोलेकुलर का। ठीक, now another related problem is, another related problem इसी से था, क्वेश्चन नंबर for first order isomerization of organic compound at 130 degree centigrade, the activation energy is 108.4 kilojoule per mole, the rate constant is this। नहीं, ये तो शायद अभी अभी करवाए, नहीं, 9.12 into 10 power minus 4, calculate standard entropy of activation for this reaction। इसमें बस इनिशिएट करना है कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। ठीक, discuss relaxation method to study kinetics of fast reaction। In this case, what happens? Many students derive the formula for first order opposed by first order. I never asked this. In this case, you have to give the diagram. Relaxation method is based on the fact, points में दे दीजिए, that whenever a equilibrium is disturbed suddenly by the external stress, then reaction proceed in that direction so that it can achieve a new equilibrium। This stress can be introduced by change in pressure, change in concentration, change in temperature। In the disturbance of one equilibrium, time interval between disturbance of one equilibrium and achievement of other equilibrium is called as relaxation time। Relaxation time is reciprocal of rate constant। So whenever we know the relaxation time, we can determine the rate constant। ठीक, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, डायग्राम बता दीजिए, CVT, कैपिस्टर, UV लैंप, रिएक्शन चैम्बर, ठीक, डिटेक्टर, डायग्राम बना दीजिए। ठीक, sudden discharge is done in the reaction chamber by capacitor so that temperature rises by 10 degree centigrade।
ठीक, टेम्परेचर राइजेज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, it is recorded in photomultiplier tube or detector. Now reaction proceed to achieve the next equilibrium. ठीक, बस इतना आपको देखा था। इसमें आप कहाँ हम कह रहे हैं कि आप फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर टाइप करो, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर अपोज ये कर नेवर आई टोल्ड। ठीक, तो ये आपको करना था, आज यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास फिजिक्स का है। ठीक, तो इन एनी वे ट्यूसडे को थर्ड पेपर का है ना, थर्ड पेपर का कब है देखो तो, ट्यूसडे है, उसके बाद फिर सैटरडे, तो ट्यूसडे को इसमें भी ले लेंगे थोड़ा। एक बात बता दे कि मोनो हीट कैपेसिटी ऑफ आर्गन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। आर्गन इज ए मोनोएटॉमिक गैस, here only translational a contribution is responsible for this, and temperature dependence of heat capacity is due to vibrational contribution, that's why। तो आप तो हम ही को इनलाइटमेंट करवा रहे हैं अच्छे अच्छे आर्गन के प्रॉपर्टी से। ठीक, तो सॉल्यूशन को एक बार देखिए, रिवाइज करिए। ठीक, एक फेज डायग्राम वाला हम करेक्ट करके उसका डायग्राम बना के दे देते हैं। 28% पे जब आप बना रहे होंगे तो यूटेटिक पॉइंट और कंपाउंड दोनों मर्ज कर जा रहा होगा। आप ट्राई ही नहीं किए हैं ना, फेज डायग्राम वाला 3 का ए, 3 का ए।